नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान पाठ 20 या फिर भौतिक विज्ञान में पार्ट 1 भी कर सकते हैं इसका। यदि हम केमिस्ट्री से देखें तो यह पार्ट 20 के अंतर्गत देखा जाएगा, जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और परीक्षा की दृष्टि से तो और ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप वहाँ रासायनिक विज्ञान को नहीं देखें कक्षा 10 के, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हो। उसे बहुत ही बारीकी से समझाया गया। यदि आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो यदि आपके परीक्षा में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी आएगा इसी चैप्टर से आएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है दोस्तों। यदि आप इतना पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो पर यहाँ पहले देख लीजिए विद्युत धारा। विद्युत धारा पढ़ने से पहले हम विद्युत आवेश पढ़ेंगे, क्योंकि आवेश से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यहाँ देख लीजिए विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, जिसका परिभाषा देख लीजिए किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण, यानी कि कोई पदार्थ है उसका कोई गुण है जिसके कारण, जो गुण है उसी के कारण, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जिसके कारण और उसका गुण है जो वह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वह विद्युत आवेश कहलाता है। वह उसे विद्युत आवेश कहते हैं। देख लीजिए जहाँ विद्युत आवेश रहेगा तहाँ आकर्षण तथा प्रतिकर्षण भी का पाया जाता है। उसे भी आप लिख देंगे इसमें तो भी डिफिनेशन सही हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। हमेशा क्यू देखने को आपको मिलेगा। आगे चलकर न्यूमेरिकल में तो अक्सर मिलेगा। यहाँ देख लीजिए यह एक अदिश राशि, कैसी राशि है तो यह अदिश राशि है। इस विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। जो देख लीजिए क्यू जो कूलाम है, विद्युत आवेश क्यू जो है वह तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के गुणनफल की होती है। एक बार और देख लीजिए जो आवेश है, आवेश क्यू कूलाम है, उसका देख लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो कौन होता है तो विद्युत आवेश होता है। यहाँ देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन पे यदि पूछ दिया जाए कितना कूलाम होता है तो यहाँ देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसे याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ देख लीजिए दूसरा कूलाम के प्रकार, जो कूलाम होते हैं उसका प्रकार क्या होता है। दोस्तों कूलाम नहीं है, आवेश के प्रकार। आवेश जो होता है उसका कितना प्रकार होता है। यहाँ देख लीजिए आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, दूसरा ऋण आवेश जिसे हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। यहाँ देख लीजिए विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है उसका डिफिनेशन परिभाषा देख लीजिए। विद्युत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं तो आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक टी समय में 2 कूलाम के आवेश प्रवाहित हो तो कूलाम में प्रभावित, देख लीजिए यहाँ जो धारा होता है, धारा ज्ञात करने के लिए वही बताया जा रहा है। धारा ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है तो धारा बराबर होता है कूलाम बटे समय। देख लीजिए धारा आई बराबर क्यू वी बटे टी या फिर क्यू बटे टी। यहाँ अक्सर आपको क्यू बटे टी देखने को मिलेगा। यहाँ देख लीजिए विद्युत धारा के मापन है तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है तो अमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अमीटर से मापा जाता है। इसे सदैव हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम आप आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम कुछ बता दे रहे हैं। देख लीजिए श्रेणी क्रम का पहला सिरा दूसरे सिरे के पहले सिरे से, दूसरा सिरा के पहले सिरे से तीसरे सिरे के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। और जो पहला सिरा होता है वह ऋण प्लेट से और जो दूसरा सिरा होता है वह धन प्लेट से जुड़ा होता है, उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। आगे चलकर आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ विद्युत धारा का मात्रक यदि कोई पूछ देगा तो कैसे आप बताएंगे। देख लीजिए यहाँ हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, आई बराबर वी बटे टी। इसी को आपको यहाँ दिखाना है। तो आई बराबर वी बटे टी, तो आई जो है इसका मात्रक क्या होगा तो आई इसका मात्रक तो हमें ज्ञात करना है। यहाँ देख लीजिए कूलाम का मात्रक क्या होगा तो आवेश का मात्रक क्या होगा तो कूलाम होगा। यहाँ देख लीजिए समय का मात्रक क्या होगा तो सेकेंड होता है, यह सभी जानते हैं। इस प्रकार हो जाएगा। धारा का मात्रक कूलाम बाई सेकेंड है, इसे हम एम्पियर भी कहते हैं। यहाँ नोट्स में देख लीजिए धारा का मात्रक एम्पियर फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर पढ़ा। जो यहाँ धारा का मात्रक जो एम्पियर पढ़ा वो किसके नाम पे पढ़ा, ये भी
पूछा जा सकता है तो ये बता दीजिएगा। आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर पढ़ा है। एम्पियर को एस प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं दोस्तों? एम्पियर को एस प्रदर्शित करते हैं। 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ घात 10⁻³ पावर होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। इसे आप देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? तो 10⁻6 एम्पियर होता है। इसका देख लीजिए। यहाँ देखिए वही बात यहाँ पर डिस्कस किया गया है, बताया गया है। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। यहाँ देख लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, माइक्रो इसका चिन्ह है, माइक्रो देख लीजिए इसी का चिन्ह है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर होता है। इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख लीजिए एक न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने। यहाँ देख लीजिए यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई, प्रवाहित धारा को किसे प्रदर्शित करते हैं? तो आई। यहाँ देख लीजिए आई हम लिख चुके हैं अपने खुद। तो यहाँ जो आई बराबर दिया है 2A है, तथा चालक पर उपस्थित, जो चालक है उसके उपस्थित आवेश 4 कूलाम है। आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात, देख लीजिए यहाँ समय ज्ञात कर रहा है, यहाँ टी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आपको यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिया है उसे लिख लीजिए। तो पहले लिखेंगे आप दिया है, फिर लिख दीजिएगा इसमें दो धारा मिला, प्रवाहित धारा देख लीजिए धारा मिला है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर मिला है। यहाँ देख लीजिए आवेश कूलाम कितना मिला है? तो 4 कूलाम मिला। देख लीजिए अब जो है समय ज्ञात करना, तो आप पिछले पैराग्राफ में पढ़े हैं धारा आई बराबर Q/T, या फिर धारा आई बराबर V/T भी आप बोल सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन बेटर यही होगा कि धारा आई बराबर Q/T अक्सर अच्छा बेटर होता है, यही इसे माना जाता है। यहाँ देख लीजिए हम इसका यदि तिर्यक गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देख सकते हैं आप आई है तो आई के नीचे 1 है, तो 1 है। तो यहाँ देख लीजिए हम कुछ समय निकालना है, तो आई टी बराबर हो जाएगा आपका, आई टी बराबर हो जाएगा, चाहे वैसे ही मान रख दीजिए। यहाँ देख लीजिए आई का मान कितना दिया है? तो आई का मान 2 एम्पियर दिया है, तो 2 एम्पियर 2 लिखा गया है। यहाँ एम्पियर इसको एम्पियर मात्रक है, इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं है। यहाँ देख लीजिए 2 धरा गया, नीचे 1 है तो 1 धरा गया, या फिर बराबर यहाँ देख लीजिए 4 है, 4 कूलाम, जो क्यू है वो 4 है, समय है टी, तो टी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, वही बात हुआ। दो में जब टी के गुणा करेंगे तो 2T हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। यहाँ 2T को जब इधर हो जाएगा 4 करने 4 हो जाएगा, तो 4 से काट देंगे, 4 से 2 बार में, तो 2 के 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो टी बराबर देख लीजिए यहाँ टी बराबर 2 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल लगाना है इस सूत्र पे। यहाँ देख लीजिए विद्युत विभव क्या होता है उसे समझ लीजिए। यहाँ देख लीजिए विद्युत विभव को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में। इससे देख लीजिए एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। मतलब एकांक धनावेश को, कोई एक धन आवेश है, उसको अनंत से, किसी भी अनंत से विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए यह एकांक धनावेश है, यहाँ मान लीजिए इतना विद्युत क्षेत्र है, इतना विद्युत क्षेत्र है, तो इसको यह अनंत में है, यह पता नहीं कहाँ पर है, यह अनंत में है। इसको इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया समय लगेगा, किया गया कार्य लगेगा, उसमें जो समय लगेगा उसी को विद्युत विभव कहते हैं। देख लीजिए वही बात इसमें दिया गया है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं क्यू कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। यहाँ देख लीजिए, अभी आपको हम इसका सूत्र बता रहे हैं अभी आप। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो है विद्युत विभव इसे इसका एक और भी डिफिनेशन आप देख सकते हैं, विद्युत विभव का दे सकते हैं। देख लीजिए यहाँ जो होता है कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। देख लीजिए यहाँ एक बिंदु से कोई अनंत बिंदु है, इसको विद्युत क्षेत्र में लाने में, कोई धनावेश बिंदु है उसको विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया W कार्य लगा, वही विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ देख लीजिए विद्युत विभव का मात्रक यदि पूछ दिया जाए तो कैसे होगा। यहाँ देख लीजिए हम जानते हैं कि V बराबर W/Q, इसी को आप पुनः उतार देंगे। इसके बाद से देख लीजिए इसी प्रकार विद्युत विभव का मात्रक है,
इसको तो हमें ज्ञात करना है, इसको वैसे ही रहने देंगे। यहाँ देख लीजिए कार्य का मात्रक जो W है कार्य का मात्रक यहाँ हमको जानना है। यहाँ Q है जो आवेश का मात्रक है, तो आवेश का मात्रक हमको जानना है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस प्रकार कूलाम बाई सेकंड कूलाम जूल बाई कूलाम हो जाएगा। ये देख लीजिए विद्युत विभव का मात्रक जूल बाई कूलाम यहाँ पर लिखा भी गया है। यहाँ देख लीजिए विद्युत विभव का मात्रक जो है वोल्ट भी कहा जाता है। तो वोल्ट भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। अक्सर आपको 99% वोल्ट ही देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल में आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं वोल्ट के नाम पर जो आंद्रे मेरी वोल्टा के नाम पर देख लीजिए। यहाँ दोस्तों जो वोल्ट है वह किसके नाम पर वोल्ट पड़ा है, जो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है वह किसके नाम पर पड़ा है, वोल्ट किसके नाम पर दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए आंद्रे मेरी वोल्टा के नाम पर दिया गया है। इसे आप आई होप आप समझ चुके होंगे, हम आशा करते हैं कि आप समझ चुके हो। यहाँ देख लीजिए दोस्तों एक न्यूमेरिकल आ गया है, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है इस प्रकार के न्यूमेरिकल। देख लीजिए यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी भी किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत जो कार्य करने की गति है कार्यरत, तब विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। जो विद्युत विभव है उसी का मान ज्ञात करना है। विद्युत विभव को भी प्रदर्शित किया जाता है, उसे जानते ही हैं आप। यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रॉन को अनंत से कोई इलेक्ट्रॉन है उसको भी आप जानते हैं। यहाँ देख लीजिए तो अब लिखेंगे इसको हल करने के लिए, पहले लिखेंगे दिया है, उसके बाद लिखेंगे कार्य किससे डिनोट किया जाता है, तो W से प्रदर्शित किया जाता है। जो कार्य है वो कितना दिया है, तो यहाँ देख लीजिए कार्य दिया है 64 जूल। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एन से मतलब करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो उससे देख लीजिए इसमें कितना दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया था। यहाँ एक लिख दीजिए। देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन को देख लीजिए तो यहाँ एक लिखा गया। यहाँ देख लीजिए तब विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है, तो इसे हम लगा देंगे V बराबर W/Q से। इसे लगाने से इसको भी लगाना है पुनः। इसके बाद से अभी हमको देख लीजिए इसमें क्या गया, जो आवश्यकता पड़ रही है V पड़े, W पड़े, Q पड़ रही है। तो इसमें देख लीजिए इसमें तो V है, V तो मिल गया, W भी मिल गया, लेकिन इसमें Q नहीं मिला। तो Q को लाने के लिए हमें पुनः एक फार्मूला को आवश्यकता होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर एन। देख लीजिए इसमें यदि हमको मिल गया, यहाँ एन मिल गया, देख लीजिए एन मिल गया, फिर से यहाँ पर Q हमको लाना है। यहाँ देख लीजिए ई का मान हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसको आप सभी जानते हैं, इसको रटना पड़ेगा हमको भी। हम भी देख लीजिए सिंपल होता है रटना, उसको सभी रट लेते हैं, हम भी देख लीजिए रट चुके हैं। देख लीजिए यहाँ Q बराबर यानी से आप देख सकते हैं कि जो कूलाम है वो कितना कूलाम है। तो कूलाम जो है आपका एक जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है 1 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस प्रकार आप इसका मान रख सकते हैं Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। इससे तब आप लगा देंगे V बराबर W/Q, पुनः वही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद से मान रख देंगे V बराबर W का मान दिया है 64, यहाँ देख लीजिए 64 दिया है। यहाँ जो कूलाम Q है, Q का मान यहाँ निकालें 1.6 × 10⁻⁻19 निकालें। तो यहाँ देख लीजिए 64 × 10⁻19 है। तो कैसे हुआ है, यहाँ देख लीजिए 1.6 × 10 पे इतना को जब ऊपर भेजा जाएगा तो यह जो ऋणात्मक होता है वह धनात्मक हो जाता है। तो वही बात है, यहाँ 64 × 10 पे पावर 19 प्लस कूलाम होगा, यहाँ प्लस है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1.6 × 10 है। तो यहाँ देख लीजिए इसको हो गया। नीचे देखिए इसके तो 64 × 10 पे 19। तो ये कैसे होगा आप देख लीजिए, यहाँ 10 का गुणा नीचे भी किया गया है, 10 का गुणा ऊपर भी किया गया है, तो इसलिए इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसलिए ये हो या नहीं हो बात बरोबर है। यहाँ देख लीजिए 64 × 10 पे 20 कैसे हो गया, तो यहाँ देख लीजिए 10 और यहाँ 19 है, तो 19 बार 10 है, यहाँ एक बार 10 है, तो 10 पे 20 हो जाएगा, 20 बार 10 हो गया। यहाँ देख लीजिए 6 है, इसका गुणा 10 में होगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ काट देंगे 16 को 64 से काट देंगे, तो 4 × 10 पे पावर 20 कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार यह
सही होता है। इस प्रकार आपको फुल नंबर दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और इस प्रकार से आप प्रेस्टिक इसका कर लेना एकदम बढ़िया से। यहाँ देखिए विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर पूछा जाता है बार बार, इसे आप देख लीजिए। क्यू कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो डब्लू होता है उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ क्यू कूलाम आवेश है, इसको एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आने में जो किया गया कार्य डब्लू लगेगा, जो कार्य लगेगा इसमें लाने में जो कार्य लगेगा में मतलब पावर लगेगा, उसी को कार्य को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का ही मतलब होता है अंतर, दो विभवों का अंतर, उसे ही विभवांतर कहते हैं। मतलब दो विभव, एक विभव ए हो गया, एक विभव ए हो गया, इसी दोनों विभवों का अंतर को विभवांतर कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसे डेल्टा भी से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा भी से प्रदर्शित क्यों करते हैं वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ देख लीजिए, अतः यदि क्यू कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य डब्लू होता है, उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। देख लीजिए, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, दोनों सिंपल। आप किसी भी डिफिनेशन को, परिभाषा को याद कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, विद्युत विभवांतर का जो होता है फार्मूला, उसे देख लीजिए। डेल्टा भी बराबर डब्लू, डब्लू क्या होता है, कार्य होता है, क्यू क्या होता है, आवेश होता है। यहाँ पर भी देख लीजिए वही बात है। देख लीजिए, आवेश और कूलाम में, आवेश और विभवांतर में बहुत थोड़ा फर्क है, ज़्यादा अधिक फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा फर्क है। लेकिन इस नाम वह अनंत से किसी बिंदु में आता था, या किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में, वह अनंत से आता था या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यही फर्क है, दूसरा कुछ फर्क नहीं है। यहाँ देख लीजिए, डेल्टा भी बराबर डब्लू बाई क्यू। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो कार्य आवर्तन आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। इसे भी आप लिख सकते हैं, आपका परफेक्ट हो जाएगा, एकदम नंबर फुल दिया जाएगा। इसे भी आप लिख सकते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो ये ट्रिक्स लगा सकते हैं, यदि जानते हैं तो आप ये ओरिजिनल वाला लिख कर छाप कर आइएगा। यहाँ देख लीजिए, इसका मात्रक जूल बाई कूलाम होता है या फिर बोल्ट होता है। इसका भी मात्रक बोल्ट होता है, आवेश का भी मात्रक बोल्ट, इसका भी मात्रक बोल्ट होता है, विभव का भी, विभवांतर का मात्रक विभवांतर का बोल्ट होता है, विभव का भी बोल्ट होता है। इसे देख लीजिए, जहाँ डेल्टा भी बराबर, देख लीजिए डेल्टा भी क्यों था, इसे आप अभी देख लीजिए। डेल्टा भी बराबर होगा V2 माइनस V1, मतलब दो विभव है तो पहला विभव V2, दूसरा विभव V1, V2 माइनस V1 हो जाएगा। इसका पहले विभव में से दूसरे विभव में से घटा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, तब इस प्रकार विभव V2 माइनस V1 बराबर डब्लू बाई क्यू, यही फार्मूला हो जाएगा। इसका आप देख चुके होंगे, आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है। यहाँ देख लीजिए, इन दोनों को देखना है, यह होता क्या है आखिर। तो पहले देखेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है उसे देख लीजिए। विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। जो विद्युत धारा होता है वो जिस मार्ग में प्रवाहित होता है, जिस मार्ग में वो दौड़ता है, अपना कार्य करता है, जो इलेक्ट्रॉन बहता है जिस मार्ग में, उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसे देख लीजिए, प्रत्येक विद्युत अयवय जो होता है उसे कौन कौन से अयवय होता है, उसे मतलब छोटे छोटे जो भाग होते हैं, प्रत्येक छोटे छोटे भाग होते हैं विद्युत उपकरण में लगे होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं उसे देखना है। जैसे हो गया सेल, विद्युत उपकरण, स्विच तार, जो स्विच जो ऑन ऑफ करने वाला स्विच तार होता है ना, वही होता है। यदि लगे होते हैं तो वही प्रत्येक अवयव विद्युत होते हैं, उसी को प्रत्येक विद्युत अवयव कहते हैं। इन्हीं को वस्तुओं को कहते हैं, इन्हीं मतलब लगे हुए सेल, विद्युत उपकरण, स्विच तार आदि लगे होते हैं, उन्हीं को विद्युत अवयव कहते हैं। देख लीजिए विद्युत परिपथ आरेख। यहाँ विद्युत परिपथ आरेख देख लीजिए क्या होता है। किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा शर्तों के विभिन्न संबंधों को विद्युत प्रतीक द्वारा दिखाते हैं, उसे विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। विद्युत परिपथ आरेख आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ देख लीजिए, विद्युत परिपथ आरेख में क्या कौन कौन से उपकरण होते हैं। देख लीजिए, विद्युत बल्ब या बल्ब है दोस्तों,
बल्ब बनाए हैं हमने। यहाँ देख लीजिए, यहाँ धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ बल्ब है, यह बल्ब जलेगा जब धारा प्रवाहित होगा। तो यहाँ देख लीजिए अमीटर लगा हुआ है, यहाँ देख लीजिए प्लग लगा हुआ, कुंजी लगा हुआ है, यहाँ देख लीजिए यहाँ सेल लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ है। इस प्रकार से विद्युत परिपथ आरेख बनकर तैयार हो गया है। यहाँ देख लीजिए एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक प्लग कुंजी, जो प्लग कुंजी होता है वह, तथा अमीटर से मिलकर बना हो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ आई होप आप समझ चुके होंगे विद्युत परिपथ को। इसमें कुछ वो नहीं है, इसमें सिंपल है, कोई मतलब हार्ड नहीं है। विद्युत परिपथ में समानतः उपयोग होने वाले कुछ अवयव व प्रतीक होते हैं। मतलब ये सब अवयव और कुछ प्रतीक हैं जो विद्युत परिपथ में, विद्युत उपकरण में प्रयोग किए जाते हैं। इसे आप यहाँ देख लीजिए वही अवयव और प्रतीक। यहाँ देख लीजिए विद्युत सेल है, विद्युत सेल का जो निशान होता है वो कैसा होता है, तो इस प्रकार होता है। आप देख रहे हैं, आपके सामने है, लाइव चल रहा। यहाँ देख लीजिए विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब देख लीजिए, इस प्रकार से भी बल्ब होता है, इस प्रकार से भी बल्ब होता है, एक होता है आपका इस प्रकार से बल्ब होता है, उससे भी ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से बल्ब होता है, इन 3 प्रकार से बल्ब होता है। यहाँ देख लीजिए प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होता है इस प्रकार से होता है। प्लग कुंजी अथवा स्विच इस प्रकार से होता है। यहाँ तार संधि, जो तार होती है, तार संधि जो तार का जोड़ने का जो होता है वह इस प्रकार होता है। यहाँ देख लीजिए अमीटर, अमीटर को इस प्रकार अमीटर में पाया जाता है। विद्युत निपंत्रण, विद्युत निपंत्रण जो होता है वह इस प्रकार से होता है। देख लीजिए एक ऐसे प्रतिरोध बना हुआ है, उस पर एक एरो चढ़ा दिया गया है, उसी को कहते हैं धारा नियंत्रण। इसी को धारा नियंत्रण मतलब होता है धारा पर रोकथाम, मतलब धारा को कब रोका जाए, कब चालू किया जाए, वही बात है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर यहाँ देख लीजिए, यह वोल्ट मीटर है दोस्तों। क्या है, वोल्ट मीटर है। यहाँ देख लीजिए तार क्रॉसिंग, जो तार क्रॉसिंग है, तो यहाँ देख लीजिए यह तार क्रॉसिंग कराया गया है, विभवांतर से होते हुए तार क्रॉसिंग कराया गया है। यहाँ देख लीजिए विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध क्या होता है उसे समझ लीजिए। इसका परिभाषा देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अब उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, वह विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। मतलब मान लीजिए यह एक तार है, यह एक तार है, ठीक है दोस्तों। चाहे मान लीजिए यह एक सड़क है, आप इस सड़क से जा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए ब्रेकर लगाया गया है, आप इस सड़क से गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक वगैरह से जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ थोड़ा स्लो होंगे, अवश्य होंगे, और थोड़ा जो स्लो होंगे तो फिर आएंगे पुनः इस पार, तो जो इसमें रुकावट, जो आपकी जो जो आप धीरा हुए हैं वही रुकावट पैदा होगी, उसी को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आप समझ चुके होंगे विद्युत प्रतिरोध। जब किसी जिसमें मान लीजिए या इसी को फिर इस प्रकार और समझ लीजिए, इसमें जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसमें जो रुकावट पैदा होती है, मतलब धारा को आगे जाने में रोकती है, उसी को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध ही में से होता है रोकना, मतलब उसको जाने मत देना, उसे रोकना, उसका विरोध करना, उसे मतलब उसका विरोध कर उसे रोकना। यहाँ देख लीजिए इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर भी हो तथा उसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, मतलब विभवांतर भी हो और आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, तो इसका देख लीजिए सूत्र प्रतिरोध का आर बराबर वी बटे आई। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में V बराबर आई यार ओम का नियम होता है। इसी को ओम का नियम अभी आगे आएगा दोस्तों। ओम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देख लीजिए यह एक अदिश राशि है, यह एक कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। इसका मात्रक वोल्ट एम्पीयर या फिर वोल्ट होता है। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है, विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है। इन तीनों का मात्रक वोल्ट होता है, आपको याद रखना है, ये सब भूलना नहीं है आपको। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद, मतलब प्रतिरोध में कौन कौन से पद प्रयुक्त होते हैं। यहाँ देख लीजिए प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद जो हैं वो निम्न मतलब नीचे हैं। यहाँ देख लीजिए प्रतिरोधक, पहला प्रतिरोधक, दूसरा चालक या सुचालक, तीसरा अर्धचालक मतलब अचालक तथा कुचालक। यहाँ देख लीजिए परिवर्तित प्रतिरोध,
मतलब ये सब अभी हम बताएंगे, बारीकी से समझाएंगे आपको। आपको चिंता नहीं करना, बारीकी से आपको समझाया जाएगा। अभी अर्धचालक देख लीजिए, अर्धचालक क्या होता है अभी वो भी समझाया जाएगा। इसको पहले ये हेडिंग है समझिए, ये सब हेडिंग है, ये पांचों हेडिंग है। अभी इसको हेडिंग बाई पढ़िए। प्रतिरोधक क्या होता है? प्रतिरोधक वह पदार्थ है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को रोकता है। मतलब प्रतिरोधक, प्रतिरोध में आप जानते हैं विरोध करना, रोकना होता है, तो यहाँ वही है, धारा को रोकना। प्रतिरोध का डिफिनेशन लिख देंगे, बात बराबर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए चालक या सुचालक। चालक या सुचालक क्या होता है इसे देख लीजिए, तो वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है वह चालक चालक या सुचालक कहलाता है। मतलब चालक या सुचालक होता है जिसमें आवेश बहुत ही आसानी से सुगमता पूर्वक बिना किसी रुकावट के चला जाता है, प्रवाह हो जाता है उसमें, मतलब वह चल जाता है, आवेश प्रवाहित हो जाता है, उसे सुचालक या चालक कहते हैं। जैसे देख लीजिए कापर में बहुत ही आसानी से चला जाता है, विद्युत इलेक्ट्रिक जो होता है, लाइट होता है, वो बहुत ही आसानी से चला जाता है। एल्युमिनियम में चला जाता है, आयरन में चला जाता है, सिल्वर में चला जाता है, लवण जल तथा हारी लकड़ी में चली जाती है। ये सब आपको ध्यान देना है। इसको इससे थोड़ा बच कर रहिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही तेज़ी से चालक और मतलब चालकता दिखाते हैं अपना। विद्युत बहुत ही तेज़ी से पकड़ लेते हैं इसको, विद्युत बहुत ही तेज़ी से अपने तरफ खिंचाव करते हैं। यहाँ देख लीजिए और चालक तथा कुचालक। अब इसको समझिए, और चालक तथा कुचालक क्या होता है? पदार्थ जिनमें वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमतापूर्वक नहीं होता, बिल्कुल ऊपर वाले के जस्ट उल्टा है यह। इसे आप समझ सकते हैं। वह अचालक तथा कुचालक का, तो मतलब जिसमें सुगमतापूर्वक जा ही नहीं पाता है विद्युत आवेश, उसे ही अचालक या कुचालक कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी जो होती है उसमें कहाँ लाड़ी जाएगी? वो तो आप देखें, सूखी लकड़ी से कहीं भी हम तार वगैरह छुड़ा देते हैं, जो कटिया वगैरह लगा होता है लाइट में, उसे भी हम छुड़ा देते हैं और हमको कोई भी नुकसान नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए प्लास्टिक, जो प्लास्टिक रहेगी उसमें कहाँ लाइट जाएगी? ये तो भैया सही बात है, जो प्लास्टिक में लाइट नहीं जाएगी, कांच में नहीं जाएगी, रबड़ में नहीं जाएगी आदि। इस प्रकार इससे आपको कोई डरना ही नहीं है, इसमें लाइट नहीं जाएगी। बस आपको इसे ऊपर वाले में थोड़ा ध्यान रखना, हरी लकड़ी से दूर रहना चाहिए। जब लाइट वगैरह छूने जाए तो हरी लकड़ी से नहीं छूइए। जल वगैरह हो आपके हाथों में लगा हो तो उससे भी नहीं छूना चाहिए। ये सब एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, कापर हो तो इससे भी थोड़ा बच कर रहना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें लाइट का प्रभाव बहुत ही तेज़ी से होता है। मतलब इलेक्ट्रिक बहुत ही तेज़ी से बहता है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ प्रतिरोध का मात्रक देख लीजिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है R = V/I होता है। तो यहाँ V जो है विभवांतर है, यहाँ I जो है धारा है। यहाँ इस प्रकार देख लीजिए प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो यहाँ देख लीजिए विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इस प्रकार वोल्ट बाई एम्पियर होता है। अतः इस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बाई एम्पियर हो गया है। यदि हम इसे शॉर्ट में ओम कह देते हैं, जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध का मात्रक शॉर्ट में हम ओम कहते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ओम। यहाँ देख लीजिए ओम का प्रतीक, ओम देख लीजिए इस प्रकार से होता है। ओम इस प्रकार से बनाया जाता है, इसका प्रतीक है ओम का, इसे ही ओम कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए 1 मेगा ओम में 10⁶ ओम होता है, 10⁶ ओम होता है। यहाँ देख लीजिए 1 माइक्रो में 10⁻⁶ ओम होता है। यहाँ देख लीजिए मेगा ओम, 1 मेगा में कितना होता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, यहाँ 10,000 मेगा होता है। 1 मेगा ओम में 10,000 होता है। यहाँ देख लीजिए 1 माइक्रो ओम में वही बात है, इसी को घटा बढ़ाकर बताया जा रहा है, ऊपर वाले को घटा बढ़ाकर। देख लीजिए यहाँ 1 है, 2, 2 4, 2 6 है, तो यहाँ देख लीजिए 6 का पावर है, तो यहाँ 6 को 0 लगा दिया गया। यहाँ देख लीजिए 1 मिली ओम में 10⁻³ ओम होता है। यहाँ देख लीजिए 1 किलो ओम में 10⁻³ होता है ओम। इस प्रकार इसे देखते हैं। या बड़ा मात्रक जो मेगा होता है वो बड़ा मात्रक होता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को तौलते हैं तो कुंटल बहुत बड़ा मात्रक होता है। आप फिर से किसी चीज़ को तौलते हैं तो छोटे मात्रक में तौलेंगे तो वो तो ग्राम में तौल देंगे, तभी छोटा मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो मेगा होता है वो बड़ा मात्रक होता है, ये भी ओम को नापता है, वो भी ओम को नापता है, लेकिन मेगा बड़ा मात्रक होता है और माइक्रो छोटा मात्रक होता है। इस प्रकार समझ चुके हैं। यहाँ देखिए प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या है? प्रतिवर्ती प्रतिरोध इसे देख लीजिए। स्रोत की वोल्टा में
बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ के विद्युत धारा की नियंत्रित करने में उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। इसे समझ सकते हैं आप। स्रोत की वोल्टा में, जो स्रोत की वोल्टा होती है उसमें बिना कोई परिवर्तन किए, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा, वही इसी पर जिस प्रकार है उसी प्रकार परिपथ के विद्युत धारा की नियंत्रण, जो विद्युत धारा है उसके नियंत्रण करने में उपयोग किए जाने वाले जो उसको जो नियंत्रण किया जाता है उसमें जो भी उपयोग किए जाने वाले अवयव हैं तत्व, मतलब उसके जो भी प्रयोग किए जाते हैं वस्तु उसमें, उसी को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। अर्धचालक देख लीजिए। अर्धचालक क्या होता है? वे पदार्थ जो समान अवस्था में आवेश का प्रवाह की नहीं करते, जो समान अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करेंगे, लेकिन आवेश का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करेंगे। जो आवेश का ताप समान अवस्था में तो आवेश का प्रवाह नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम उसका ताप बढ़ा देते हैं तो आवेश का प्रवाह कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है वो आवेश का प्रवाह समान अवस्था में नहीं करता, लेकिन उसका जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो वह कर लेता है। उसी प्रकार जर्मेनियम है। जर्मेनियम भी वही काम करता है। यहाँ देख लीजिए कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध पर निर्भर होता है, मतलब कौन कौन से वैसे चालक हैं जो प्रतिरोध पर निर्भर होते हैं। यहाँ देख लीजिए एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है वह निम्नलिखित कारकों पर प्रयोग करता है। यहाँ पूछ रहा है जो प्रतिरोध किन किन कारकों पर प्रयोग मतलब निर्भर होता है, वही बात है। यहाँ पहला देख लीजिए जो चालक तार की लंबाई, जो प्रतिरोध होता है चालक तार की लंबाई पर निर्भर होता है। दूसरा देख लीजिए चालक तार की मोटा क्षेत्रफल पर, जो क्षेत्रफल होता है चालक तार की उस पे होता है क्षेत्रफल, मतलब मोटाई होगी। और उसका देख लीजिए पदार्थ के प्राकृतिक, मतलब किससे बना है, कौन सा वस्तु से बना है, उसके प्राकृतिक से पर भी निर्भर करती है। चालक एक ताप पर भी, जो चालक है उस ताप पर भी निर्भर करती है, किस पर कितना ताप है, किस पर कम है, किस पर अधिक है ताप है, उस पर भी निर्भर करती है जो प्रतिरोध होती है। यहाँ देख लीजिए चालक तार की लंबाई पर। अब देख लीजिए इसको डिटेल बताया जा रहा है। चालक तार की जो लंबाई होती है उसे देख लीजिए किसी चालक तार की प्रतिरोध होती है। जो चालक तार होती है वह किसी चालक तार की प्रतिरोध होती है। आर वह चालक तार की लंबाई यल की अनुक्रमानुपाती होती है। जो आर होती है, आर वह चालक तार की, जो आर होती है वह चालक तार की लंबाई की अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे आर अनुक्रमानुपाती यल। इसे देख लीजिए, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। आर अनुपाती यल, इसे हम विशिष्ट। अतः तार जितना अधिक लंबा होगा, जो तार है जितना ही अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। जो तार है जितना ही अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। इसे आप आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ देख लीजिए चालक तार के क्षेत्रफल पर प्रतिरोध चालक तार के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर होता है उसे देख लीजिए। किसी चालक तार पर तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ देख लीजिए जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, चालक तार के क्षेत्रफल के। देख लीजिए यहाँ तो आर व्युत्क्रमानुपाती 1/ए ये व्युत्क्रमानुपाती है। जब किसी के ऊपर 1 लग जाए बटे में तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ ये जो है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि ए होने पर चालक का प्रतिरोध कम होगा। जो चालक का प्रतिरोध है वह कम होगा। कब कम होगा? तो वह देख लीजिए वृद्धि होने पर, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो वह, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, इतना मोटा पाइप है, या पाइप है, यदि हम इससे पानी भेज रहे हैं, कोई खेत पटाने वगैरह के लिए पानी भेज रहे हैं तो मोटा रहेगा तो ऐसे स्लो गिरेगा गिरेगा कि नहीं गिरेगा। यदि मान लीजिए इसी को इतना पतला कर दे रहे हैं, इसमें पानी भेजेंगे तो ऐसे सीधा ऐसे जाएगा। इसका प्रतिरोध कितना होगा? एकदम रफ्तार होगा, तेज होगा। इसका प्रतिरोध बहुत ही स्लो होगा। यही बात यहाँ बताया गया है।
इसे ये यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो काटा गया है वह अनुप्रस्थ मतलब बाहरी बाहरी जो काटा गया है उसी का क्षेत्रफल जब मोटा रहेगा तो जो प्रतिरोध रहेगा वह हल्का होगा, मतलब कम होगा। यहाँ जब उसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब कम होगा तो वह प्रतिरोध बहुत ही अधिक होगा। यहाँ देख लीजिए पदार्थ की प्रकृति पर जो प्रतिरोध होता है पदार्थ की प्रकृति पर कैसे निर्भर होता है उसे देख लीजिए। लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों के भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। जो दोनों चालक तार होते हैं उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। देख लीजिए यहाँ कॉपर का तार है, यहाँ एल्युमिनियम का तार है। यहाँ देख लीजिए दोनों 10 मीटर का है, 10 मीटर का है। यहाँ देख लीजिए इसका जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 मिमी है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये भी 10 मिमी है। ये दोनों इसी प्रकार से हैं। यहाँ देख लीजिए इसका तब समीकरण 1 व 2 से, यहाँ देख लीजिए समीकरण 1 व 2 से यहाँ समीकरण 2 है। इसके पिछला पैराग्राफ में समीकरण 1 था। इन दोनों से देख लेंगे तो पहले था तो यहाँ समीकरण 1 में देख लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं आर अनुक्रमानुपाती यल था, यह समीकरण 1 था। इन दोनों में देख लेंगे तो कराएंगे तो आर आर हो जाएगा, आर अनुक्रमानुपाती। यहाँ देख लीजिए एक के जगह यल आ जाएगा तो यल बटे ए हो जाएगा। इस प्रकार से एक फार्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया है, आर अनुक्रमानुपाती यल अपॉन ए। अभी हम इसका अनुक्रमानुपाती हटाकर अभी हम आपको विशिष्ट रो लगाएंगे, अभी रो लगाएंगे हम। आप देखिएगा, आप वीडियो में बने रहिए, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। बस इससे बाहर आपके परीक्षा में आने वाला नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से इतना चैप्टर को पढ़ लीजिए। 1 घंटे का वीडियो होगा, एक घंटे से कुछ अधिक का वीडियो होगा या कम का वीडियो होगा। आप इससे बने रहिए और फिर से इस चैप्टर को आपको दोबारा देखना भी नहीं पड़ेगा, आपको छप जाएगी सब दिमाग में। इसको फिर दोबारा इसको देखना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए प्रतिरोध के ताप पर कैसे, जो चालक तार पर कैसे निर्भर होता है प्रतिरोध। यहाँ देख लीजिए किसी भी चालक तार पर प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ देख लीजिए अर्थात किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर भी वृद्धि होता है। जो चालक तार होता है उसका यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। जो चालक तार है उसका हम यदि ताप बढ़ा देंगे उसमें तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यहाँ देख लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी बात को पुनः बताया गया है, आर व्युत्क्रमानुपाती यल बटे ए। देख लीजिए जब बटा में रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, जब बटा में नहीं रहेगा तो अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को देख लीजिए यहाँ हम रो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर रो लगा रहे हैं, क्योंकि यह अनुक्रमानुपाती एक नियतांक है। जो रो है वह एक नियतांक है। यहाँ देख लीजिए आर बराबर रो यल बटे ए, यहाँ इसको रो बोलेंगे, रो यल बटे ए। इसी को देख लीजिए जहाँ रो देख लीजिए, इसे हम हिंदी में भी लिख दिए हैं रो, जहाँ रो एक नियतांक है। रो क्या है? एक नियतांक है, जो व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को हटाने वाला एक नियतांक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। इसी रो को हम विद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। अतः आर व्युत्क्रमानुपाती यल बटे ए। यहाँ देख लीजिए इसके नीचे जब यहाँ जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो रो जुड़ जाएगा। इस प्रकार नीचे रखेंगे तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा रो यल बटे आर ए। इस प्रकार से हो जाएगा। यदि हम रो बराबर निकालेंगे तो आर ए बटे यल होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। देख लीजिए यही, यदि आपको विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाए तो यही इसी फार्मूला को लगाना है। इसी फार्मूला को इसको लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, एकदम आपका परफेक्ट आंसर आएगा। आपको फुल नंबर दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में तो अक्सर कर इस पे आ जाता है कभी का, लेकिन अक्सर कर ज़्यादातर हम देखते हैं आता है। यहाँ देख लीजिए ओम का नियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हर साल पूछा जाता है, हर साल।
लगातार पूछा जाता है। हम जानते हैं कि यह हर साल पूछा ही जाएगा, इसे आप तैयार कर लीजिए। इसे देख लीजिए, ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको समझने में लोग थोड़ा गलती कर देते हैं, इसलिए इसे समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरीके से। देख लीजिए, इसको हम 3 तरीके से लिखे हैं। एक ही डेफिनेशन को देखिए 3 तरीके से लिखे हैं। आप सोच सकते हैं कि ना ये घुमावदार है। देख लीजिए, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातुओं के चालकों के लिए ही लागू होता है। यदि परिपथ में लगाए गए हैं तो परिपथ में यदि लगाए गए हैं मिश्र धातु और क्या है, धात्विक चालक, यही रहेंगे दोनों, तभी ओम का नियम काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ देख लीजिए ओम का नियम फिर पुनः देख लीजिए। ओम के नियम के अनुसार, जो ओम ने नियम दिया उनके अनुसार, किसी धातु के तार प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती पर, जबकि ताप निश्चित हो, मतलब ताप दाब आदि निश्चित होता है, और तो जो उस तार के सिरे को विभवांतर जो होती है धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, उसी को ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम पुनः देख सकते हैं, किसी धातु में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I होती है, तो वह तार के सिरों के मध्य विद्युत विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है धारा I के। देख लीजिए, यहाँ भी विभवांतर अनुक्रमानुपाती धारा अर्थात भी अनुक्रमानुपाती I, तो यहाँ देख लीजिए अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तब V बराबर यहाँ R जो है नियतांक है, आर आई हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, यदि हम V बराबर I को पहले लिख देंगे तो V बराबर IR हो जाएगा, यही बात हुआ। यहाँ देख लीजिए, जहाँ जो V है वह विद्युत विभवांतर है, I है जो तार परिवाहित विद्युत धारा, मतलब तार में जो प्रवाहित विद्युत धारा किया जाता है वह है धारा। और जो R है वह अनुक्रमानुपाती नियतांक, जो अनुक्रमानुपाती को हटाया गया वही नियतांक है। देख लीजिए, आर को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो आर है वह चालक का विद्युत प्रतिरोध उसे कहते हैं, जिसका नाम चालक के पदार्थ, ताप, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर होता है। यह जो होता है चालक के पदार्थ, ताप, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर होता है। इसे आप आई होप आप समझ चुके होंगे इसे।